हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुरेंद्र इंदलिया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि, यानी भोजन का जो पाचन है, हमारी आहार तंत्र जो है, आहार नाल जो है वो किस प्रकार करती है, उनके कौन कौन से स्टेप है, किस किस से तंत्र से, किस किस अंग से जो है भोजन गुजरता है और भोजन जो है सरल कणों में टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। तो आज पाचन तंत्र की क्रियाविधि में हम कई चरणों की चर्चा करने वाले हैं। उसमें पहला जो चरण है हमारा वो है अंतर्ग्रहण। कौन सा है? अंतर्ग्रहण। और इसे कहते हैं इंजेशन। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? इंजेशन कहते हैं। दूसरा जो चरण रहता है इसमें दूसरा चरण रहता है पाचन, यानी भोजन को जो है पचाने की क्रिया होती है, जिसे अपने कहते हैं डाइजेशन। क्या कहा जाता है? डाइजेशन। तीसरा इसका चरण रहता है पाचन के बाद में जो भोजन है, भोजन का जब पाचन हो जाता है तो ये जो है भोजन जो सरल कणों में टूटने के बाद में ये जो है आंत के द्वारा जो है, आंत के अंदर जो रसांकुर या दीर्घ रोम जो होते हैं उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो तीसरा जो स्टेप रहता है हमारा वो होता है अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण की क्रिया होती है 3 नंबर। उसके बाद में चौथा स्टेप हमारा रहता है अवशोषण के बाद में भोजन जो है सरल कणों में टूटने के बाद में जो अवशोषण होने के बाद में यह जो है वो कोशिकाओं में कैसे जाता है? रुधिर के माध्यम से ये कोशिकाओं में जाता है और कोशिका में जाकर के जो खाद्य पदार्थ कोशिका में पहुँचे उनका विघटन की क्रिया होती है और जो है ऊर्जा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो अवशोषण के बाद में भोजन का किया जाता है स्वांगीकरण। क्या किया जाता है? स्वांगीकरण की क्रिया होती है, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन कहा जाता है इसको। और पांचवा जो चरण रहता है, लास्ट कह सकते हैं इसको, यानी भोजन पचने के बाद में, स्वांगीकरण होने के बाद में, ऊर्जा जब मिलने के बाद में बाकी जो शेष पदार्थ बचता है, अपचित जो भोजन पदार्थ बचता है, अपचित पदार्थ जो बचता है, खाद्य पदार्थ जो बचता है, अपचित जो वर्धांतर में मलाशय में एकत्रित होता रहता है, जिसको अपने मल कहते हैं, और इन्हें समय समय पर जो है शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो अंतिम जो स्टेप रहता है भोजन पाचन तंत्र की क्रियाविधि के अंदर, तो वो है बहिक्षेपण, यानी ईजेशन कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? बहिक्षेपण, या फिर इसको ईजेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, इसमें 5 चरण हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा जो है बहिक्षेपण। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में 2 प्रकार की क्रिया होती है। एक तो होती है चबाने की क्रिया, यानी चबाना, भोजन को चबाना, और दूसरा है निगलना। चबाना और निगलना। भोजन को जैसे ही हम होठों के माध्यम से हम पकड़ करके मुख गुहिका के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर पाई जाती है दांत और जीवा होती है। दांत और जीवा की पेशीय क्रिया द्वारा जो है भोजन के जटिल कणों को, भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको अपने कहते हैं चबाना। यानी जो दांत है, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, कार्य करने के आधार पर अलग अलग इनका अपना कार्य हो जाता है और भोजन जो है टुकड़ों में टूट जाता है। इसको कहते हैं अपने चबाने की क्रिया। और जैसे ही भोजन को चबा लिया जाता है, यानी सरल कणों में तोड़ दिया जाता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो ये जो भोजन का रूप होता है इसको कहते हैं अपने बोल्स। और इस बोल्स रूप को, भोजन के बोल स्वरूप को, यानी यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, भोजन के बोल स्वरूप को जो है ग्रसनी के माध्यम से, यानी ग्रसनी से इसको किस में भेजा जाता है? ग्रसिका में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? ग्रसिका में। तो ग्रसनी से भोजन जो है ग्रसिका में भेजने की जो क्रिया, पहुँचाने की जो क्रिया है, इसको अपने क्या कहते हैं? निगलना कहते हैं। तो दोस्तों, अंतर्ग्रहण क्रिया के अंदर 2 क्रियाएं होती है। पहला है चबाना और दूसरा क्या है? निगलना। तो भोजन जो है निगलने के बाद में, यानी ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से आगे जो है भोजन आमाशय की जो जठरा आगमनी अवरोधनी जो होती है वो खुलती है और आमाशय में प्रवेश करता है। तो यह है अंतर्ग्रहण की क्रिया। दूसरा जो है स्टेप हमारा रहता है पाचन की क्रिया, यानी पाचन जो है किस प्रकार होता है? तो पाचन जो है आहार नाल के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। यानी पहला जो है पाचन की क्रिया होती है मुख गुहिका के अंदर। मुख गुहिका में जो है पाचन की क्रिया का अध्ययन करते हैं। दूसरा स्टेप हम पढ़ते हैं, यानी आमाशय में जो है भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, यानी आमाशय में। और तीसरा जो है छोटी आंत जो है उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो छोटी आंत, आमाशय और मुख गुहिका में भोजन का पाचन कैसे होता है, उनकी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मुख गुहिका जो है, मुख गुहिका में आप सभी को पता है क्या पाए जाते हैं? दांत होते हैं।
कितने दांत होते हैं? 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। यानी जो मनुष्य प्राणी हैं इनमें दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबारदंती प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दांतों की कुल संख्या की मैं बात करूं, बेसिक मनुष्य में मैं बात करूं तो टोटल दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। और जो मनुष्य है इनको द्विबारदंती या डायफोडेंट प्राणी जो है कहा जाता है। इसमें 32 टोटल संख्या की बात करें तो 32 होते हैं। इनको अपने स्थायी दांत कहते हैं। और दूधीय दांतों की मैं बात करूं तो दूधीय दांतों की संख्या इसमें पाई जाती है, वयस्क मनुष्य में कितनी पाई जाती है? 20। कार्य करने के आधार पर जो दांत है उनको अपने 4 प्रकार के अंदर बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? 4 प्रकार में। कौन कौन से हैं? इंसाइजर यानी कृंतक बोलते हैं, और रदनक यानी जिसको अपने कैनाइन कहते हैं, और प्रीमोलर यानी अगर चयवर्णक कह देते हैं, और चयवर्णक यानी इंसाइजर, इसको मैं आई से लिख रहा हूँ, कैनाइन इनको मैं सी से लिख रहा हूँ, अगर चयवर्णक को मैं पी से लिख रहा हूँ, और चयवर्णक को मैं एम से लिख रहा हूँ यानी मोलर। ठीक है, तो साथियों दांत जो है कार्य करने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अगर चयवर्णक और चयवर्णक। कृंतक, इंसाइजर, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अगर चयवर्णक और मोलर चयवर्णक। तो चारों दांतों का जो काम है मुख्य गुहिका में हो जाता है, यानी अपना अपना कार्य करते हैं। कृतक काटना, रदनक रगड़ना, और अगर चयवर्णक और चयवर्णक काटना रगड़ना दोनों जो है कार्य होता है। और इसके अलावा मुख्य गुहिका जो होती है, मुख्य गुहिका में आप सभी को पता है कि इसमें क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। तो इस लार ग्रंथि के द्वारा भोजन के टुकड़े के साथ इसके द्वारा स्रावित होने वाला जो एंजाइम है लार एमिलेस, कौन सा एंजाइम? लार एमिलेस एंजाइम होता है। यह एंजाइम जो है भोजन के टुकड़े के साथ मिल जाता है और भोजन को जो है भोजन का जो आंशिक पाचन कर देता है। और ये मिलने के बाद में जो है आप सभी को पहले भी मैंने बताया कि जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज यानी मीठी शर्करा में बदलने का कार्य होता है, और भोजन का यहाँ पर आंशिक पाचन हो जाता है। और भोजन का ये जो रूप होता है इसको अपने क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। तो भोजन जो है किस रूप में आ जाता है? बोल्स रूप में आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि निगलने की जो क्रिया है, तो यह बोल्स जो है इनको पीछे की ओर खिसकाने की जो क्रिया है इसी को अपने क्या कहते हैं? निगलना कहते हैं, निगलने की क्रिया कहते हैं। तो पाचन में सबसे पहले हमने पढ़ा है मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका में होते हैं दांत 32। इसके अलावा देखो इन दांतों का कार्य है ही अलग अलग कार्य है, अलग अलग संख्या है इनकी। इसके अलावा जो मांसल जीवा है वो भी भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य करती है, और भोजन जो है किस रूप में आ जाता है? बोल स्वरूप में आ जाता है। तो मुख्य गुहिका में भोजन जो है बोल स्वरूप में आ जाता है, और उसके बाद में इसको जो है कहाँ भेजा जाता है? आमाशय में भेज दिया जाता है। तो अगला जो स्टेप रहेगा हमारा वो है आमाशय। आमाशय में जो भोजन का पाचन कैसे होता है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आमाशय में पाचन, आमाशय में जो पाचन की क्रिया है मुख्य रूप से अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है इस प्रोटीन का यहाँ पर आंशिक पाचन किया जाता है। यानी आमाशय में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है। भोजन कितने घंटे तक रुकता है? 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर जो है भोजन रुका रहता है। और इसकी जो आमाशय की जो भित्ति होती है, आमाशय की जो भित्ति होती है इस भित्ति में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथियों में जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में कई जो है एंजाइम कुछ पदार्थ जो है स्रावित होते हैं। जैसे जठर रस में मैं बात करूं तो एक तो HCl अम्ल स्रावित होता है। इसके अलावा इसमें श्लेष्मा जो है स्रावित होता है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन जो है यह जो एंजाइम है वो सक्रिय होता है। तो निष्क्रिय रूप में जो है ट्रिप्सिनोजन जो है आमाशय में पाया जाता है। HCl और ट्रिप्सिनोजन जो है यानी HCl जब इसके साथ मिल जाता है तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। इसको किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के ये सक्रिय पेप्सिन में इसको बदल देता है। सक्रिय पेप्सिन में इसको बदल देता है। और सक्रिय जो पेप्सिन एंजाइम है यह क्या करती है? जो भी प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन होती है इस प्रोटीन को प्रोटियोस पेप्टिडेज जो है यानी प्रोटीन के सरल अणुओं में, यानी अपने से कह सकते हैं कि इसको प्रोटियोज पेप्टोज प्रोटियोज यानी सरल रूप में जो है इसको तोड़ने का कार्य करती है। तो आमाशय में जो पाचन की क्रिया है
वो मुख्य रूप से अपने से कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है उसका आंशिक पाचन यहाँ पर होता है। और इतना सारा पाचन होने के बाद में जो भोजन आता है, इस रूप को, भोजन के इस रूप को, भोजन को अपने क्या कहते हैं, भोजन का आंशिक पाचन होने के बाद में इसको कहा जाता है कायम। क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। तो भोजन जो है, यानी अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाशय जो होता है इसमें भोजन को मथा जाता है, इसमें जो प्रोटीन होती है उसको सरल कणों में तोड़ने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा देखो जठ रस जो होता है इसमें लाइपेज, जठरीय लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज एंजाइम का काम है वसा को सरल कणों में तोड़ने का काम, लेकिन जठरीय लाइपेज जो है यह कम सक्रिय होता है यहाँ पर, यानी जो वसा के जटिल जो बड़े कण हैं उसको सरल कणों में कम तोड़ने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पर भोजन लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी सड़े गले नहीं, उनकी सुरक्षा का कार्य भी HCl अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी करता है। तो भोजन में पाचन होने के बाद में भोजन का जो अंतिम रूप है वो क्या है? कायम है। उसके बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत जो है इसमें मुख्य रूप से आप सभी को पता ही होगा कि मुख्य रूप से पाचन की क्रिया हमारे आहार नाल के किस अंग में होती है, तो वो है छोटी आंत। तो एक नंबर हमने पढ़ा है मुख्य गुहिका, दूसरा हमने पढ़ा है अमाशय, तीसरा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ छोटी आंत। छोटी आंत जो है उसमें मुख्य रूप से भोजन के जो जटिल कणों की मैं बात करूँ, जिसमें भोजन जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। तो ये 3 प्रकार के जो कण हैं आपको देखने को मिलते हैं भोजन में, जो कि वृद्ध भोजन के अवयव कह सकते हैं अपने। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेज एंजाइम द्वारा, किस एंजाइम द्वारा? एमाइलेज एंजाइम द्वारा किस में बदल दी जाती है? ग्लूकोज में बदल दी जाती है। किस में बदल दी जाती है? ग्लूकोज में। प्रोटीन जो है ये ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा, किस एंजाइम द्वारा? ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। और वसा जो होती है इसको लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, और ग्लिसरॉल में इसको बदल दिया जाता है। तो मुख्य रूप से पाचन क्रिया छोटी आंत में यही होती है। इसके अलावा छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है ग्रहणी, अधिकतम पाचन की क्रिया इस ग्रहणी भाग में हो जाती है। ग्रहणी जो होती है इसमें बुर्नर की ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, बुर्नर की ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जो कि एंजाइम रहित स्राव निकालती है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये जो है इन जटिल कणों को सरल कणों में तोड़ने का जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा छोटी जो आंत होती है उसमें आंतरीय रस भी देखने को मिलता है। क्या पाया जाता है? आंतरीय रस। तो आंतरीय रस जो है यह भी, इसमें भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन को सरल कणों में तोड़ने का जो है कार्य किया जाता है। तो छोटी आंत जो है इसमें मुख्य रूप से पाचन की क्रिया होती है। और उसके बाद में जो अधिकतम पाचन है वो यहाँ ग्रहणी में हो जाता है। और अंतिम जो छोटी आंत का अंतिम जो पार्ट है वहाँ पर अपचित जो भोजन है वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पर जो है अवशोषण की क्रिया जो होती है। और यहाँ पर भी भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक जो है रुकता है। 4 से 5 घंटे तक जो है यहाँ पर भोजन इस छोटी आंत में रहता है पाचन क्रिया करने के लिए। तो छोटी आंत में पाचन इस प्रकार हो जाता है। और इसके बाद में जो भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में जल और तरल पदार्थों का जो है अवशोषण कर लिया जाता है, और जो मलाशय है उसमें जो है अपचित पदार्थ इकट्ठा होता रहता है जिसको अपने कहते हैं मल। उसके बाद में अपने अगला जो स्टेप है वो है अवशोषण की क्रिया। कौन सी क्रिया है? अवशोषण। तो अवशोषण जो है, जो भी हमने खाद्य पदार्थ खाया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट थी, प्रोटीन थी, वसा थी या अन्य जो भी पदार्थ खाद्य पदार्थ थे, उन सभी का जो है छोटी जो आंत होती है, छोटी आंत में जो उपकला कोशिकाएं होती है, छोटी आंत की उपकला जो कोशिकाएं होती है, इनकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा इस उपकला कोशिकाओं के अंदर रसांकुर, सूक्ष्मांकुर जो है प्रेजेंट होते हैं, और
ये एक बुर्श समान संरचना बना लेते हैं, जिसको अपने बुर्श बॉर्डर के नाम से भी हम जानते हैं। यानी छोटी आंत की जो सतह है, उपकला जो सतह होती है, उनके सतह को ये बढ़ाती है, जिनको अपने ऐसे कह सकते हैं, इसको अवशोषण सतह कहते हैं। तो अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करती है। और जो भी ग्लूकोज है या फिर जो वसी अम्ल या फिर ग्लिसरॉल है या फिर अमीनो अम्ल है, इन पदार्थों को इन सूक्ष्म अंकुरों के माध्यम से अंदर की ओर जो है ग्रहण कर लिया जाता है। यानी रक्त या फिर लसिका, रक्त कोशिका, रक्त जो है या फिर लसिका है, उन के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में आता है स्वांगीकरण। यानी स्वांगीकरण खाद्य पदार्थ जो भी है, इन पदार्थों का किया जाता है स्वांगीकरण। यानी जो खाद्य पदार्थ है वो रक्त के द्वारा या फिर लसिका के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, कोशिका में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, कोशिका में। तो कोशिका जो यानी कोशिकीय जो पदार्थ है, कोशिकीय जो पदार्थ है, इन पदार्थों का क्या होता है, विघटन की क्रिया होती है। क्या होता है, विघटन, इनको तोड़ने की क्रिया होती है। जैसे बात करें अपने जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसको ग्लूकोज जो होता है उनको फिर विघटन किया जाता है, पायरुविक अम्ल में तोड़ दिया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का कोशिका द्रव्य जो है वहाँ क्रिया होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र हम पढ़ते हैं। तो इनके द्वारा जो है विघटन करने के बाद में ऊर्जा जो है इनको संचित कर लिया जाता है, एटीपी ऊर्जा के रूप में जो है इसको संचित कर लिया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है इनको अपने क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं खाद्य पदार्थों के विघटन से जो एटीपी के रूप में ऊर्जा जो संचित होती है, इसे अपने क्या कहते हैं, स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद में अंतिम स्टेप आता है आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण यानी जो बड़ी आंत है उसमें अपचित जो भोजन है उनको जो है एकत्रित कर लिया जाता है। मलाशय में मल एकत्रित होता है, यानी मल जो है वो किस में एकत्रित होता है, मलाशय में। तो मलाशय जो होता है, मलाशय की जो भित्ति होती है उसमें एक दाब उत्पन्न होता है, और इस दाब के द्वारा जो समय समय पर मल को जो है शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, बहिक्षेपण या फिर ईजेशन कहा जाता है। और यह जो क्रिया है, इनका जो संबंध है, इस क्रिया का संबंध जो है हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। और हम इस तंत्रिका तंत्र के जो संदेश है उनके माध्यम से जो हम समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों को जो वृद्धांतर जो है वहाँ इसका एक भाग है मलाशय रेक्टम, वहाँ पर जो मल इकट्ठा होता है उनको समय समय पर जो है शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो इस बाहर निकालने की जो क्रिया होती है इसी को अपने क्या कहते हैं, बहिक्षेपण या फिर ईजेशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को बताया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। यानी अंतर्ग्रहण में दो प्रकार की क्रिया, चबाना, निगलना। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा है मुख गुहिका में पाचन, छोटी आंत में पाचन और अमाशय में जो पाचन की क्रिया कैसे होती है। उसके बाद में इनका अवशोषण किस प्रकार किया जाता है, स्वांगीकरण क्या है, बहिक्षेपण क्या है। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो सेशन में मानव पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि है वो किस तरीके से होती है, शॉर्ट शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।